गुड मॉर्निंग बच्चों, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ चरचरी मीठी और कड़वी बातें होते हुए। तो ये देखिए, जिंदगी की जंग यहाँ से स्टार्ट होती है और आज हम बात करेंगे विलेयता के बारे में। विलेयता के बारे में बात करने से पहले हमें माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि विलेयता का मतलब विलायक में विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुलना ही विलेयता कहलाता है। तो देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे देखिए, मैंने एक पात्र में पानी लिया और पानी अपन जानते हैं कि घोलता है किसको, नमक को घोलेगा और ये विलायक की भांति कार्य करे। तो यहाँ पे नमक क्या हो गया, विलेय हो गया, खुद घुल रहा है। और अपन ये भी जानते हैं कि विलेय पदार्थ और ये लिक्विड और सॉलिड और गैस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इस विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा का घुलना ही विलेयता कहलाता है। तो लिख देंगे कि विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुलना ही विलेयता कहलाता है। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पे कि अपन ने जो सोलवेंट मानेंगे वो लिक्विड लेंगे, और यहाँ पे सोल्यूट लिक्विड भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं और सॉलिड भी ले सकते हैं। तो अपन पहले बात करेंगे कि दरों में ठोसों की घुलनशीलता के बारे में। दरों में ठोसों की घुलनशीलता यानी कि विलेयता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये द्रव क्या है, ये घोलने वाला है, ये विलायक की भांति कार्य करता है, और यहाँ पे ठोस क्या खुद घुल रहा है और ये विलेय की भांति कार्य करता है। तो अपन देखते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कारक की इनको दाब किस प्रकार प्रभावित करता है, ताप किस प्रकार प्रभावित करता है, और यहाँ पे जो सोल्यूट और सोलवेंट के नेचर है वो इसको किस प्रकार डिफेक्टिव करता है। तो देखेंगे, पहला अपन बात करेंगे इसमें कि विलेय एंड विलायक की प्रकृति। तो अपन 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि समान समान को बोलता है, अर्थात ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को बोलेगा और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलेय को बोलता है। तो अपन यहां पे लिख देंगे कि ध्रुवीय ध्रुवीय को बोलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय को बोलता है। तो अपन देखते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में ताकि हमें कुछ समझ में आए। यहाँ पे देखिए, जल हमारे पास विलायक की भांति कार्य कर रहा है, और अपन जानते हैं ध्रुवता कब उत्पन्न होती है, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पे आंशिक धनावेश। तो इस आवेश का उत्पन्न होना ही ध्रुवता कहलाता है। और इनको अपन जल में हम घोल रहे हैं NaCl, KCl और NaNO3। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश, और यहाँ पे इस प्रकार ये चलते जाएंगे। तो ये भी क्या है, ध्रुवित है, और ये भी क्या है, ध्रुवित है। तो ध्रुवित ध्रुवित को बोलते हैं। अब देखिए अध्रुवीय की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों ही विलायक क्या है, ये दोनों ही विलायक अध्रुवीय सोलवेंट की भांति व्यवहार करते हैं। और इनमें यदि I2 विलेय और एसिड, ये भी क्या है, अध्रुवीय है, ये विलेय की भांति व्यवहार करती है, और इनको इसमें घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाएंगे, क्योंकि ये भी अध्रुवीय है और ये भी क्या है, अध्रुवीय है। अब एक इसमें एक कार्य किया आता है इंपोर्टेंट, कि यदि जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होगा तो विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आपको एक्स्ट्रा अलग पॉइंट याद रखना कि जलयोजन ऊर्जा का मान लैटिस एनर्जी से यानी कि जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे, इसको प्रभावित करने वाला दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा ताप। तो देखिए, यदि विलायक में अपन विलेय को घोल रहे हैं तो प्रक्रम यदि ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ती है। और यदि विलायक में विलेय को घोलने पर प्रक्रम में ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घटती है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यदि प्रक्रम हमारा ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और प्रक्रम यदि ऊष्मा क्षेपी है तो यहाँ पे अपन ताप का मान बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी का मान घटता है। अब तीसरा फैक्टर अपन पढ़ेंगे दाब का। तो आप ऊपर देख सकते हैं
अपने दरों में ठोसों की घुलनशीलता के बारे में बात करें तो यहाँ पे ठोसों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, या अपन ये बोल सकते हैं कि ठोस दाब से अप्रभावित रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दरों में ठोसों की घुलनशीलता के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब दूसरा अपन पढ़ेंगे कि दरों में गैसों की घुलनशीलता। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये द्रव क्या है, ये विलायक की भांति है, और यहाँ पे गैस ये विलय होता है। तो अपन पहला फैक्टर पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाला। तो पहला फैक्टर हमारा हो जाएगा कि विलायक और विलय की प्रकृति, और विलय यहाँ पे क्या है, विलय गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं हमने पीछे पढ़ा है कि समान समान को बोलता है, तो ये तो सेम पॉइंट हो जाएगा कि अध्रुवीय को बोलेंगे, और यहाँ पे ध्रुवीय को बोलते हैं। तो विलय का तो ये सिस्टम खत्म हो गया। अब देखिए विलय के बारे में बात, तो विलय क्या है, गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यदि यह गैस विलायक से क्रिया करेगी तो इसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। तो अपन आपको समझाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक अमोनिया है और ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी गैस फॉर्म प्रेजेंट है, और HCl ये भी गैस फॉर्म प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, विलय है और गैस है, तो गैस अपन लिख दिया। अब इसको अपन वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अमोनिया जल से क्रिया करके बना लेगी, अमोनिया में हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है। और यहाँ पे HCl जो गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये जल से क्रिया करके HCl लिक्विड बन जाता है। अर्थात जो विलायक से क्रिया करेंगे उनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट की अपन बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का दरों में गैसों की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि गैस के कण विलय हैं, और इनको यदि अपन एनर्जी देंगे, यानी टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये विलायक से दूर गति करने लगते हैं। अर्थात ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा कि इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर ही बढ़ती है। तो अपन लिख देंगे कि ताप बढ़ाने पर गैसों, और गैस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यह विलय की बात कार्य करती है, गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अतः विलेयता का मान घटता है। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे नोट में कुछ ऐसी गैसें हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता का मान बढ़ता है, और वे अपवाद स्वरूप होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं अपवाद हर जगह मिलता है। तो यहाँ पे देखिए H2 है, हीलियम है, इनके अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है। तो यहाँ पे अपन इनमें टेम्परेचर का मान अपन यदि बढ़ा दें तो इनकी विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये आपको अलग से एक पॉइंट याद रखना है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं कि इनके ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे कि दरों में गैसों की घुलनशीलता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम के द्वारा समझाया गया है। तो मान लीजिए मैंने इस पात्र में एक पानी लिया है, पात्र में पानी भर दिया है, और ये पानी में मैंने एक ऑक्सीजन गैस, मान लीजिए ये गैस इसमें हमें घोलनी है, ये गैस इसमें हमें घोलनी है। तो हेनरी का नियम क्या बोलता है कि इन गैसों की घुलनशीलता, विलायक की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि हेनरी का नियम हमें क्या कहता है, हेनरी का नियम एक गैसों के द्रव्यमान तथा गैसों के दाब में संबंध द्वारा विलेयता को समझाता है। तो हेनरी ने क्या बोला कि यहाँ पे
कि गैसों की घुलनशीलता विलायक की सतह पर है, सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, गैसों के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, और यही क्या है, हेनरी का नियम है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, यही हमारे पास हेनरी का नियम है कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पे गैस है, गैस की घुलनशीलता है, तो गैस का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। मान लीजिए इसका गैस का द्रव्यमान में मान लेता हूं m, तो अपन क्या बोले कि गैसों के द्वारा विलायक की सतह पर लगाया गया दाब, तो यहाँ पे m समानुपाती क्या हो गया, p हो गया। इस समानुपाती को अपन हटाएंगे तो m बराबर क्या आ गया, p आ गया। तो ये हेनरी का सूत्र आ चुका है। यहाँ पे ये k, इसको अपन बोल देंगे हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। और ये देखिए एक वास्तविक कांस्टेंट नहीं है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। अब देखिए आप कि यदि हमारे पास ये लिख देते हैं कि वेयर इज m क्या है, कि गैस का द्रव्यमान है, मास ऑफ गैस, और यहाँ पे p क्या है, कि गैसों के द्वारा लगाया गया दाब है। अब आप इसमें एक बात देखिए कि हेनरी का नियम की कुछ सीमाएं हैं, तभी हेनरी का नियम लागू होता है। हेनरी का नियम ये बोलता है कि एक तो विलेय और विलायक संगुणित या आयनित नहीं होना चाहिए, दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, और जो सोल्यूट हमारा वो डाइल्यूट होना चाहिए, तभी ही हेनरी का नियम कार्य करता है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि हेनरी के नियम की जो लिमिट्स है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखते जाइए हेनरी के नियम की सीमाएं। लिमिट्स ऑफ हेनरी लॉ। तो देखिए पहला तो क्या है कि दाब बहुत ही अधिक नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और तीसरे पॉइंट की अपन बात करेंगे, और ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि एक एबनॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अर्थात असामान्य जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, वहां पे अपन बोलेंगे कि संगुणित या आयनित नहीं होना चाहिए, और हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो विलायक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत तनु होना चाहिए। तो ये हेनरी के नियम की सीमाएं होगी। तो देखिए हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश, नए जुनून और नई ऊर्जा के साथ। ओके, थैंक यू।